नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। आप आज आपके हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, यानी आपके हृदय से संबंधित जो रोग हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हृदय के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने कुछ पिछले वीडियोस में आपको रुधिर के बारे में बताया है, लसिका के बारे में बताया है और उससे संबंधित जो और चीजें हैं उनके बारे में आपको बताया है। लेकिन हृदय से संबंधित रोगों के बारे में डिस्कस हमने नहीं किया था, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ये आजकल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि आजकल खासकर कोरोना के बाद से हृदय से संबंधित, हृदय रोगों से संबंधित तरह तरह की हार्ट डिजीज से रिलेटेड मामले बहुत सामने आ रहे हैं, इसलिए इस पर डिस्कस करना भी जरूरी है। साथ ही क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर हम लोग चर्चा करना बहुत जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं तो क्वेश्चन भी ज्यादा बनता है। आपसे भी लोग पूछ सकते हैं कि ये क्या है भाई, पढ़ लिख रहे हो, जरा बताओ ये क्या है। तो कुछ सामान्य सामान्य जानकारियां अपने लिए भी दूसरों के लिए भी और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको पता होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले, यानी आपके हार्ट से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं उनके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हृदय के बारे में आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम विलियम हार्वे से। आप जानते हैं इसमें एक बहुत ही पॉपुलर नाम रहा है विलियम हार्वे का। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे साहब ने 1628 में यह बताया कि हमारे शरीर में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए, जंतु कई प्रकार के होते हैं, तो किसी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसी में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जितने भी लगभग, हम अगर बहुत सामान्य तरह समझा रहे, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो अगर हम वहां पर बात करें तो जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बेसिकली वे शीत रुधिर वाले प्राणी होते हैं, और जिनमें बंद रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है वे गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। गर्म रुधिर से मतलब यहां पर होता है कि उनका जो ताप होता है शरीर का वह लगभग नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। जैसे हम लोग क्या हैं, समतापी जीव हैं। इसी तरीके से लेकिन दूसरे जंतु क्या हैं, उनका ताप जो है वातावरणीय ताप के साथ बदलता रहता है, तो अल्टीमेटली उनको ठंडी गर्मी का कोई खास एहसास नहीं होता है। लेकिन हमको आपको थोड़ा भी तापमान में उतार चढ़ाव का सीधा असर दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि हम एक समान ताप वाले जीव हैं। यानी हमारे शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो आप जानते हैं 98.4 फ़ारेनहाइट, यानी कह सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे शरीर का तापमान लगभग ये नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये वास्तव में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ही पाया जाता है। यानी इसमें सब में ये जो हमारे हृदय महोदय हैं इनकी बड़ी भूमिका है, यानी जो हमारी हार्ट्स, जो हमारा हार्ट है इसकी बड़ी भूमिका है। अब ये हृदय, इसको अक्सर आप लोग और भी नाम से कहते हैं दिल, दिल लिया दिल दिया, ठीक है। दिल में दर्द है, दिल में चुभन है, दिल में फला है, बहुत सारी चीजें आप बोलते रहते हैं, लेकिन उससे खास मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है। वो दिल दूसरा है, इस दिल को देखो। इसमें क्या है कि थोड़ा सा हृदय को आपको समझना होगा। मैंने क्या बताया कि विलियम हार्वे साहब ने बताया कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में जो रुधिर है वो एक बंद परिपथ के अंदर बहता रहता है, यानी एक क्लोज सर्किट के अंदर क्या होता है, बहता रहता है। अब जो हमारा ये हृदय है ये कोनिकल आकार में होता है, लगभग शंक्वाकार आकार में होता है। शंक्वाकार मांसल अंग कहते हैं इसको, जो ये यहां पर आपके वक्ष भाग के मध्यावकाश में, यानी जो आपका मीडियास्टाइनल स्पेस है, जो हमारा थोरैक्स का पोर्शन है, उसमें डायफ्राम के ठीक ऊपर अर्थात अधर तल के ठीक आगे थोड़ा सा ये स्थित होता है। और इसका वजन लगभग कितना होता है, लगभग इसका वजन 275 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक होता है, लगभग 275 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक ये होता है।
लंबाई जहां तक इसकी बात है, यह लगभग समझिएगा 12 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़े, लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जाहिर सी बात है 300 ग्राम वजन काफी मायने रखता है। अब अगर हम इसके आंतरिक संरचना की बात करें, तो अगर हम आंतरिक संरचना को देखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर हम ऐसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाएं आपको, तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि हृदय के आपके कुल 4 चैम्बर होते हैं, यानी आपके हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें ये क्या है, अगर हम ऐसे खड़े हों तो ये दाहिना भाग और ये बायां भाग, तो ऐसे में ये आपका राइट ऑरिकल यानी दायां आलिंद, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद, ये राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय हो गया। ठीक है, यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक, अब इनके बीच में एक यहां पर एक गड्ढा होता है, इसको हम कहते हैं फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस, इस गड्ढे से हो करके, ये जो फोसा ओवैलिस आप देख रहे हैं, इस गड्ढे से हो करके बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक धमनी गुजरती है, बल्कि एक नहीं बल्कि 2 धमनियां गुजरती हैं, और उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। अब जब आपको हम हार्ट से रिलेटेड डिजीज पढ़ाएंगे, तो वहां सबसे ज्यादा जो भूमिका आपकी बीमारियों की है, वो एक तो वाल्वों की है और दूसरा इस कोरोनरी धमनी की है। कोरोनरी धमनी, इसको रट लीजिएगा, यहां फिगर में देखेंगे आप तो 2 प्रकार की धमनी आपको दिखाई पड़ेगी, एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये है राइट कोरोनरी आर्टरी और ये क्या है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा आप आगे। हृदय में इसके अलावा और क्या होता है, उसको जानने से पहले आप थोड़ा सा और चीज जान लीजिए कि हृदय बेसिकली आपको जानना यहां पर है कि हृदय काम कैसे करता है। मान लीजिए हमने ये बता दिया आपको, ये जो बनाया मैंने कहा, मैं रेखा चित्र के माध्यम से बता रहा हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाए। अदरवाइज जो है इसमें थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा काफी, बाकी आपका दिल है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हृदय काम कैसे करता है, पहले सामान्य, जो कि यहां पर बहुत हम स्पेसिफिक टॉपिक हमारा है हार्ट डिजीजेस, लेकिन हम कैसे काम करता है थोड़ा अगर इसको बता देते हैं तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए हमारा, अच्छा इस थोड़ा संरचना में और थोड़ा देख लेते हैं वहां पर और क्या चीजें होती हैं इसमें। यहां पर एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर भी एक वाल्व होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व यानी त्रिबलीय का पार्ट और द्विबलीय का पार्ट। यहां हमने बीच में रोक दिया था, ये जो गड्ढा देख रहे हैं आप, इसी से कोरोनरी आर्टरी जाती है। कहां जाती है? जो हृदय की पेशियां हैं, इन हृदय की पेशियों को रुधिर की सप्लाई इसी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से होती है। अब रुधिर की सप्लाई हृदय को होती है। अभी तो हमने क्या कहा कि हृदय के द्वारा पूरे शरीर में रुधिर को पंप किया जाता है। फिर यहां हृदय को क्या जरूरत है रक्त की? इसमें तो खुद ही रक्त भरा है। जैसे आप लोग ये बात सोचते हैं बैंक को पैसे की क्या जरूरत है, बैंक में तो खुद ही पैसा भरा हुआ है। अरे नहीं भाई, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है बैंक का नहीं है, वो दूसरे का है। बैंक को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हृदय पूरे शरीर में रक्त भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि सारे के सारे पोषक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब रुधिर में ही पाए जाते हैं। जो कुछ भी आप खाते पीते पचाते हैं, वो छोटी आंत की रसांकुर से, विलाई से अवशोषित होकर के जाके रुधिर में ही मिलता है और फिर रुधिर के माध्यम से संपूर्ण शरीर में वितरित होता है। लेकिन हृदय को खुद चलने के लिए तो रुधिर चाहिए, भी तो चाहिए रुधिर, यानी ये पोषक पदार्थ चाहिए। इन पोषक पदार्थों के लिए ही वो क्या करता है, थोड़ा सा जान लीजिए यहां पर ऐसे ही, जितना ब्लड पंप करता है एक बार में, जो ब्लड पंप करता है, कौन पंप करता है? हृदय, आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसका 10% पार्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पर, उसका 10% जो है ये सेल्फ रख लेता है। एक बार में जितना पंप करता है उसका 10% भाग वो खुद अपने लिए रख लेता है।
15% पार्ट ब्रेन में जाता है, 15% कहां जाता है? ब्रेन में जाता है। 20% पार्ट इसका किडनी में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, छानने के लिए। 25% पार्ट डाइजेस्टिव पार्ट्स में जाता है। 25% यानी 25% कहां जाता है? पाचन तंत्र के अंगों में जाता है। और 30% जो इसका बचा वो कहां जाता है? वो अदर पार्ट्स में जाता है। कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि जो हमारा हृदय है जो रुधिर पंप करता है उसका 10% पार्ट यानी ठीक ठाक पार्ट अपने लिए रख लेता है। क्यों चाहिए इसको? क्योंकि हृदय की पेशियां किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है। कोशिकाओं को क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए जो आपके शरीर को चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। हम बहुकोश की जीव हैं, यानी कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या बनते हैं? विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर के अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से हमारा पूरा शरीर बनता है। ठीक है, अब थोड़ा और यहां पर चीजों को जानिए। तो ये आपने एक सामान्य भाषा में इसको अपने हृदय को समझा। अब जरा इससे कैसे हृदय आपका काम करता है थोड़ा इसको आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको आप। जितना हृदय आपका ब्लड पंप करता है उस टोटल पंपिंग का 10% अपने लिए रख लेता है, 15% कहां जाता है? ब्रेन में जाता है, 20% किडनी में जाता है छानने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, 25% आपके जो पाचन तंत्र के अंग हैं उनमें जाता है, और 30% कहां जाता है? अन्य अंगों में जाता है। अब जो ये 10% जाता है कहां पर? आपके स्वयं हृदय की पेशियों में। ये किससे जाता है? ये जाता है इसी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से। इसी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है, और ये कोरोनरी आर्टरी ही विभिन्न प्रकार के रोगों का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ चीजें हम और थोड़ा जान लेते हैं। क्या? कि कैसे हमारा ये हृदय काम करता है। थोड़ा सा इसको जान लीजिए, कैसे हमारा हृदय काम करता है। जब तक ये नहीं जानेंगे कैसे काम करता है तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। देखिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है कैसे काम करता है समझिएगा। संपूर्ण शरीर का जो अशुद्ध रक्त होता है वो 2 महाशिराओं के माध्यम से, 2 महाशिराओं के माध्यम से कहां लाया जाता है? हृदय के दाहिने आलिंद में लाया जाता है। याद रखिएगा, जो हृदय की पंपिंग होती है इसको हम कहते हैं एसे नोड। क्या कहते हैं? एसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, ये इसको हम हिंदी में हृदयी प्रेरणा भी कहते हैं। हृदयी प्रेरणा कहते हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो हृदयी प्रेरणा है ये एक तरह से ये विद्युत तरंगे हैं। एक तरह से क्या है? ये विद्युत तरंग है, और इसी विद्युत तरंग के यानी आप कार्डियक इंपल्स, विद्युत प्रेरणा या हृदयी प्रेरणा कह सकते हैं। ठीक है, हृदयी प्रेरणा के माध्यम से हृदय आपका पहले कार्य करना स्टार्ट करता है, और कई बार यही हृदयी प्रेरणा कम होने लगती है तो हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। पेसमेकर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, आज मैं बीमारियां पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में हम अगर बीमारी हो जाए तो उन बीमारियों का निदान कैसे किया जाता है, यानी एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है, स्टंट किसे कहते हैं, पेसमेकर क्या होता है, इन सब के बारे में भी अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। यहां फिलहाल आप जानिए हृदय की कार्यकी में फिजियोलॉजी कैसे इसकी है। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? 2 महाशिराओं के माध्यम से। एक है इंफीरियर वेना कैवा और एक है सुपीरियर वेना कैवा, यानी एक निम्न महाशिरा और एक उच्च महाशिरा के माध्यम से ये जो रुधिर है वो हृदय के दाएं आलिंद में लाया जाता है। जब दाएं आलिंद में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो रुधिर इस त्रिबलीय कपाट पे यानी ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से कहां चलाता है? हृदय के दाएं निलय में चलाता है। फिर जब दाएं निलय में संकुचन होता है तो ये रुधिर इस आर्टरी एक जाती है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी। इसी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये
यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर वाल्व लगा होता है, अर्धचंद्राकार का पार्ट लगा होता है। इसके माध्यम से ये अशुद्ध रक्त है, ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। लंग्स में क्यों जा रहा है? ये हमने क्या बनाया पार्ट, लंग्स का पार्ट बनाया है। लंग्स में जा रहा है शुद्धिकरण के लिए। यहाँ शुद्धिकरण से मतलब क्या है, शरीर से आ रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है। यहां शुद्ध और अशुद्ध से मतलब सिर्फ इतना है बस। लंग्स में गया, CO2 को छोड़ देगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और वहां से ऑक्सीजन को ले लेगा। और फिर एक और धमनी यहां से आती है, इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। जो ले जाती हैं उसे कहते हैं धमनी, जो ले आती हैं उसे क्या कहते हैं, शिरा यानी आर्टरी। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन केवल एक धमनी इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या बहता है, इम्प्योर ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। इसी तरह से सारी जितनी भी वेन्स होती हैं, जितनी भी शिराएं होती हैं, सभी में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन केवल एकमात्र ऐसी है पल्मोनरी वेन जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है। क्योंकि यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि ये फेफड़ों से लेकर के आ रही रुधिर को हृदय के बाएं आलिंद में। ठीक है, अब यहां पे आ गया बाएं आलिंद में रक्त। अब बाएं आलिंद से कहां जाएगा, बाएं आलिंद से रक्त कहां चला जाएगा, बाएं आलिंद से यहां पे आ गया बाएं आलिंद में। और जब बाएं आलिंद में संकुचन होगा तो रक्त आपका आ जाएगा, ब्लड आपका कहां आ जाएगा, हृदय के बाएं निलय में। बाएं आलिंद से कहां गया, बाएं निलय में आ गया। और जब अल्टीमेटली बाएं निलय में संकुचन होगा तो इसका नाम है आयोर्टा, या इसको हिंदी में कहते हैं महाधमनी। महाधमनी, इस महाधमनी के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में क्या किया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। यानी इतना मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया कि कैसे आपका जो हृदय है वो काम करता है। अब कुछ सामान्य बातें हृदय के बारे में और बता दें आपको, जैसे कि जो हृदय है आप जानते हैं 1 मिनट में लगभग 72 से 75 बार स्पंदित होता है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम आप सामान्य भाषा में नब्ज भी कह सकते हैं, सामान्य भाषा में इसको नब्ज भी कह सकते हैं। इसको आप पल्स भी कह सकते हैं, पल्स भी कह सकते हैं। इसको आप नाड़ी भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको आप ब्लड आर्च भी कह सकते हैं, ब्लड आर्च भी कह सकते हैं। हिंदी में इसी को हम रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप कहते हैं। ठीक, लेकिन हृदय की सामान्य कार्यकी के दौरान धमनियों और शिराओं पर यानी आर्टरीज और वेन्स पर दबाव भी पड़ता है, और उस दबाव को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब यहां पर डॉक्टर आपके बांध करके नापता है तो हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो ये ब्लड प्रेशर होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये नॉर्मल 120 होता है और डायस्टोलिक नॉर्मल 80 होता है। किसके बराबर, mmHg यानी पारे के दाब के बराबर। समझ रहे हैं? तो इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनके अलावा कुछ चीजें आप चाहें तो और भी थोड़ा समझ सकते हैं कि जो हृदय की सामान्य कार्यकी होती है, जो हृदय जब सामान्य जो एक जनरल फिजियोलॉजी होती है उसमें हृदय की जो ध्वनियां होती हैं, अगर सामान्य तौर पर वर्क कर रहा है तो जो हार्ट का आपके साउंड होता है वो लब और डब। किसका साउंड होता है, लब और डब का। ठीक है, लब और डब यानी लब डब। कहीं कहीं पर आपको ये लब और डब भी मिलेगा, लब और डब भी मिलेगा, दोनों ही गलत नहीं है। यानी कहीं आपको लब डब मिलेगा तो कहीं आपको लब डब मिलेगा। ठीक है, ये कैसा हुआ, ये नॉर्मल साउंड हुआ। ये कैसा साउंड हुआ, ये नॉर्मल साउंड हुआ। लेकिन अगर वाल्व खराब है या कोई और प्रॉब्लम है तो यहां पे जो साउंड बनता है उसको बोलते हैं, यानी अगर हम एबनॉर्मल साउंड की बात करें, अगर हम एबनॉर्मल साउंड की बात करें तो यहां आती है आवाज, को बोलते हैं मरमर। क्या बोलते हैं, मरमर का साउंड सुनाई पड़ता है। अब
साउंड ना सुनते किससे आप हैं? साउंड आप किसे सुनते हैं? साउंड सुनने के लिए आपके पास एक मशीन होती है, जैसे आप देखते हैं डॉक्टर यहां पर लगाए रहता है, उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। गांव वाले कहते हैं आला लगा लिया है। सुनते हैं आप लोग, जो आदमी कम पढ़े लिखे होते हैं वो क्या कहते हैं? आला लगा लिया है, आला से चेक कर रहे हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप। ठीक, और इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं। एक सामान्य बात हमने आपको हृदय के बारे में बताई, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हृदय में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उन बीमारियों में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बीमारी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली सबकी जो जितनी भी आपके हृदय में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दो जगहों पर आपको देखने को मिलती है। दो जगहों में आपको देखने को मिलती है। कहां कहां पर? एक तो कोरोनरी आर्टरी में, एक तो कहां पर? कोरोनरी आर्टरी में, और दूसरा वाल्व्स में। दूसरा वाल्व्स में। अब कोरोनरी आर्टरी क्या है? अभी मैंने बताया कि हृदय की पेशियों को रुधिर की सप्लाई किससे होती है? कोरोनरी आर्टरी से होती है। और दूसरा वाल्व्स की इसमें बड़ी भूमिका है, चाहे वो ट्राइकस्पिड वाल्व हो, चाहे वो बाइकस्पिड वाल्व हो, या फिर जो सेमी सर्कुलर वाल्व हैं, यानी जो अर्धचंद्राकार कपाट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बीमारी आप जो देख रहे हैं वो क्या है? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या होता है बेटा? देखिए, अक्सर आप देखते हैं कि हृदय जिनके रोग जिनको होता है, उनको अक्सर फैट कम लेने के लिए कहा जाता है। उनको बहुत सारी चीजें कम लेने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी स्पेशली फैट की मात्रा उनकी नहीं बढ़नी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट ही यहीं से होती है। कैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है? देखिएगा यहां पर, हृदय की पेशियों को रुधिर की सप्लाई किसके माध्यम से होती है? इसी कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से। कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से। और मैंने बताया था इससे पहले कि कोरोनरी आर्टरी जो है, ये कोरोनरी आर्टरी जो हमारी है, ये दो भागों में बटी होती है। एक आपके हृदय के दाएं भाग को ले जाती है रक्त, और एक हृदय के बाएं भाग को ले जाती है रक्त। ठीक है, जैसे आपकी अभी मैंने बताया कि संपूर्ण शरीर का रक्त जो है पहले हृदय के कहां पे आता है? दाएं आलिंद में आता है। तो दाएं आलिंद में रक्त किससे आता है? दो महाशिराओं के माध्यम से आता है, एक निम्न महाशिरा, एक उच्च महाशिरा, यानी एक निम्न महाशिरा और एक उच्च महाशिरा। निम्न महाशिरा यानी इंफीरियर वेना कैवा, और उच्च महाशिरा यानी सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, एक अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है और एक लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। ठीक है, अब यहां समझिए, इस तरह से कोरोनरी आर्टरी भी एक दाएं भाग को ब्लड पहुंचाती है हृदय की पेशियों को, और एक बाएं भाग को जो है रक्त पहुंचाती है। अब जब इसमें मान लीजिए ये ब्लड बह रहा है, इसमें आप देख रहे हैं ये कोरोनरी आर्टरी है जो हृदय की पेशियों को रुधिर की आपूर्ति करती हैं, क्योंकि भाई रुधिर की आपूर्ति होगी तो ही तो ये चलेंगी, नहीं अदरवाइज चल कैसे पाएंगी। तो होता क्या है इसमें कि जब रुधिर बहता रहता है तो आपके जो प्लॉक्स होते हैं, प्लॉक्स यानी जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट होता है, ये इसके आंतरिक सतह में ऐसे जमा होने लगता है। ये ऐसे इसके अंदर अंदर क्या होता है? जमा होने लगता है। और जब ये ऐसे अंदर अंदर जमा होने लगता है तो इसके अंदर जमा होने से क्या होता है? इसका जो इंटरनल डायमीटर है, इसका जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास यानी इंटरनल डायमीटर, वो क्या होगा? इंटरनल डायमीटर क्या होगा? ये कम हो जाएगा। आपका जो इंटरनल डायमीटर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और अगर इंटरनल डायमीटर, ध्यान समझिएगा यहां पर, अगर इंटरनल डायमीटर कम हो जाएगा तो इसमें आगे रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी।
आगे रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और जो है हृदय की पेशियों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअल में इसे किसी भी कारण से यहीं पर ऐसे क्लॉटिंग हो जाती है। ऐसे देखिएगा आप लोग, यहां पर क्या होता है कि ऐसे यहां पर प्लॉक जमा हो जाता है। तो अब प्लॉक अगर जमा हो गया तो कई बार सुनते हैं आप लोग कि आपकी दाईं नली बंद हो गई है, बाईं नली बंद हो गई है, या आधी बंद हो गई है, पूरी बंद हो गई है। ठीक है, तो इसमें इस बीमारी में क्या होता है कि कोरोनरी धमनी में थक्का जम जाता है और थक्का जम जाने की वजह से जो हृदय की पेशियां हैं, जो जैसे आप देख रहे हैं ना, अब ये कोरोनरी आर्टरी है, यहां पर ये देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी। अब इस कोरोनरी आर्टरी में अगर थक्का जम गया तो थक्का जम जाने से क्या होगा, थक्का जम जाने से क्या होगा, थक्का जम जाने से हृदय की जो पेशियां हैं, जो देख रहे हैं आगे जाकर के बढ़ गई है कई जगहों पर, हृदय की पेशियों को रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और अगर उनको रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो हृदय को समस्या शुरू हो जाएगी, यानी आपको जो है सीएडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ठीक है, यानी कोरोनरी आर्टरी से संबंधित बीमारियां होना आपको शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अब दूसरी एक बीमारी है, उस पर हम बात करते हैं। यानी आपको जिनको भी हार्ट से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम लेना चाहिए, तनाव कम लेना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और प्रॉब्लम्स होती है। अगली बीमारी की बात करते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, इसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि जब कोरोनरी आर्टरी में, ये जो कोरोनरी आर्टरी आप अभी देख रहे थे, इस कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉक आने लगता है, जब इस कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा, ऐसे ऐसे ये ब्लॉक आने शुरू हो जाते हैं, तो ब्लॉक आने से आपके हृदय की पेशियों को क्या होगा, भाई ब्लड कम में कौन सा, जो 10% मिलना है, ये 10% की बजाय कितना मिलेगा, 8%, क्या होगा 7%, और कम होगा तो क्या होगा 6%, और कम होगा तो 5%। अब अगर आधा मिल रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम है, भाई इतना तक तो चल जाएगा, लेकिन पता चला कि ये आ गया मामला, तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। तो ऐसे में हृदय की पेशियों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हृदय की पेशियां या हृदय की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, और उनके डैमेज होने से क्या होता है, उनके डैमेज होने से क्या होता है, हृदय अपनी पूरी क्षमता से, हार्ट आपका अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाएगा। अगर पूरी क्षमता से वो कार्य नहीं कर पाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, यानी और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है, फिर इसमें क्या आता है, इसमें हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक। ठीक है, इसी को हिंदी में कहते हैं हृदयाघात। ठीक है, हृदयाघात, हार्ट अटैक होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, अगले डिजीज के बारे में बात करें, तो रियूमेटिक डिजीजेस अगली बीमारी है आपकी जो हृदय संबंधित होती है, वो क्या है, रियूमेटिक हार्ट डिजीजेस। ठीक है, रियूमेटिक हार्ट डिजीज, इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी उम्र बढ़ने के कारण, या कभी कभी बचपन में भी ऐसा हो जाता है कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और जब ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आपके हृदय के वाल्व हैं, जो हृदय के वाल्व हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। अब वाल्व कहाँ है, आप यहां देखिए, मैंने बताया था ये आपके बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये आपका बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और यहां पर ये जो सेमी सर्कुलर वाल्व लगे होते हैं, यहां पर क्या लगे हैं, सेमी सर्कुलर वाल्व लगे हैं। इन वाल्वों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, सही तरह से वाल्व काम नहीं कर पाते हैं, इससे भी क्या होगा, हृदय की पेशियों को सही प्रकार से रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, और अगर सही प्रकार से रुधिर की आपूर्ति नहीं होगी तो हृदय अपनी पूरी क्षमता से या सही प्रकार से काम नहीं कर पाता है, और जो है दूसरी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम इसी से लगता हुआ, ठीक इसी तरीके से आप जो है एक और बीमारी हो जाती है, इसको हम कहते हैं वाल्वुलर डिजीज।
ठीक है, वाल्वुलर डिजीज या हार्ट वाल्व डिजीज। इसमें भी इस कारण से कभी कभी तो बचपन में से ही, ठीक है, बचपन से ही, या फिर आयु बढ़ने के साथ साथ, या फिर मैंने कहा कि कोई जीवाणुीय संक्रमण, या फिर कोई आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई हो कभी, या फिर आपको किसी तरह से कोई स्ट्रेस हो, तनाव हो, या आपका जो बीपी है वो बढ़ा रहता हो, बीपी अक्सर क्या हो, बढ़ा रहता हो, तो इन सब में आपके जो वाल्व्स हैं, जो आपके बेसिकली क्या हैं, जो आपके वाल्व्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वाल्व्स आपके खराब हो जाते हैं। और स्पेशली कौन वाल्व खराब होता है, जो सेमी सर्कुलर वाल्व होता है, सेमी सर्कुलर वाल्व होता है। इस सेमी सर्कुलर वाल्व को हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। ये जो हमारे अर्धचंद्राकार कपाट हैं, वाल्व हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और खराब होने से क्या होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, वाल्वुलर डिजीज, या हिंदी में इसी को कहते हैं हम कपाटीय रोग, कपाटीय रोग, ठीक है, कपाटीय रोग। ठीक, इससे भी आपके जो है हृदय को काम करने में थोड़ी समस्याएं होती हैं, प्रॉपर वे में वर्क वो नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी आपको, इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेरोस्क्लेरोसिस सामान्य भाषा में इसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ साथ हम इसी को एंजाइना पेन भी कहते हैं, या आप सीधे एंजाइना कहते हैं। याद रखिएगा, एंजाइना का संबंध एंजाइटी से भी है, एंजाइना का संबंध एंजाइटी से भी है, यानी सीधे इसका संबंध किससे है, तनाव से है, किससे है, तनाव से है। एंजाइटी में क्या होता है कि ये जो अभी मैंने जो बताया था आपको कि जो ये कोरोनरी धमनी है, ये जो कोरोनरी धमनी है, इस कोरोनरी धमनी में क्या जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और इस कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से क्या हो जाता है, हृदय की पेशियों को रुधिर की आपूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और अगर प्रॉपर तरीके से रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हृदय की पेशियां कमजोर होंगी, हृदय की पेशियों को सही प्रकार से रक्त नहीं मिल पाएगा, इसे सीने में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, थोड़ा सा आपके थोरैक्स के पूरे पोर्शन में इस खिंचाव या दर्द का एहसास होगा आपको। या इसी में जैसे आपको कभी इंजेक्शन लगा हो तो सुई जैसी चुभन होती है, उसको हिंदी में कहते हैं चिलकन होना, यानी जैसे सुई चुभने, ठीक है, सुई चुभने जैसा दर्द, ठीक है। जैसे आपको कभी इंजेक्शन लगाया गया हो तो जैसे इंजेक्शन लगाने पर हल्का सा दर्द होता है, बिल्कुल वैसे ही जब ऐसे में होने लगे तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया तो अल्टीमेटली ये किसका कारण बन सकता है, या तो हार्ट अटैक का कारण बनेगा, या तो हार्ट अटैक का कारण बनेगा, या फिर वो क्या बनेगा, या फिर वो कार्डियक अरेस्ट का कारण बनेगा, कार्डियक अरेस्ट का कारण बनेगा। अब ये दो शब्द आपने यहां पर सुना, एक आपने सुना कि हार्ट अटैक और दूसरा आपने सुना कार्डियक अरेस्ट। दोनों में क्या प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा आप लोग जान लीजिएगा। एक्चुअली दोनों ही से ही आपकी बॉडी को, दोनों से ही आपके शरीर को खतरा होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा जो है अंतर होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, एक्चुअल में जो आपका हार्ट अटैक होता है इसमें क्या होता है कि आपके पेशियों को सीधे रुधिर की आपूर्ति नहीं हो पाती है, सीधे हृदय की आपूर्ति नहीं हो पाती है, और हृदय
सही प्रकार से काम नहीं करता है और उसे कहते हैं कि हाँ भाई अटैक आया है। क्या कहते हैं भाई कि अटैक आया है, यानी या तो उसका ब्लड प्रेशर, या तो ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा आपका, या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा आपका। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जो ऐसे नोड है, जो साइनो आर्टरियल नोड है, इससे सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से हृदय को आपके विद्युत तरंगें नहीं मिल पाती हैं, और विद्युत तरंगें सही नहीं मिल पाने के कारण से या तो वो ब्रेन को या आपके अपर पार्ट को, यानी जो है हृदय की पेशियों को ज्यादा रुधिर की आपूर्ति करने लगता है, और यानी इम्प्रॉपर तरीके से उसका ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है सीधे सीधे डेथ हो जाती है, जबकि हार्ट अटैक होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपकी डेथ हो ही जाए। दोनों मामलों में बचा जा सकता है अगर आप थेरेपी देते हैं प्रॉपर तरीके से। और थेरेपी कैसे दी जाती है इसको मैं किसी न किसी बैच में जरूर से आपको बता दूंगा। इसको जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए कि आप चेस्ट थेरेपी कैसे देंगे, ठीक है, सीबीटी कैसे देंगे, इसको आपको जानना चाहिए। इसके अलावा हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी जानना चाहिए। लेकिन अगर हार्ट अटैक किसी को हो गया है तो ये हमेशा जानिए कि कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा, ठीक है। अक्सर हम दोनों को मिला देते हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को मिला, दोनों में अंतर होता है। बहरहाल तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमारा आप देख रहे हैं, इस एथेरोस्क्लेरोसिस में भी जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, यहां पर स्पेलिंग ये रहेगी एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये हार्ट अटैक का कारण बनता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज और बची है इसमें, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया को आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। ब्रेडिकार्डिया क्या है? दरअसल ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है ब्रेडी और दूसरी है कार्डिया। ब्रेडी से मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है दोनों, ये दोनों क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ब्रेडी का मतलब होता है धीमा, और कार्डिया का मतलब क्या हो गया? हृदय। यानी जब हृदय की गति किसी की क्या हो जाए, सामान्य से धीमी हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है इसमें? जैसे नॉर्मल जो एक स्पीड कह सकते हैं 1 मिनट में, वो कितनी है? कितना बताया मैंने आपको कि 1 मिनट में हृदय आपका लगभग 72 से 75 बार धड़कता है, लगभग 72 से 75 टाइम्स क्या होता है? धड़कता है। लेकिन अगर ये सामान्य जगह, अगर आप आराम की अवस्था में होते हैं तो ये आराम से लगभग 60 से 65 बार भी हो जाता है। लेकिन अगर इससे भी नीचे आने लगे, इससे भी कम आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इसको जो इंपल्स मिलती हैं, यानी जो इसको विद्युत तरंगें मिलती हैं, कहां से? ऐसे नोड से, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। अब आप जानते हैं इसमें कई चीजें S1, S2, S3 और S4 का क्या रोल है, यह मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। बहरहाल तो अगर इससे कम होने लगती है, क्या हृदय की धड़कन हमारी इससे कम होने लगती है, तो आपकी इसमें भी हृदय की पेशियों को रक्त सप्लाई नहीं होगी। कुल मिलाकर जब हृदय की पेशियों को, हार्ट की मसल्स को रक्त की सप्लाई नहीं हो पाती है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो या तो धड़कना तेज करेगा या धड़कना कम कर देगा, ठीक है। तो या तो कार्डियक अरेस्ट होगा या फिर हार्ट अटैक होगा, दो में से कोई चीज होगा। और अगर हार्ट अटैक हुआ, हाई बीपी से हुआ है, तो पक्का है आपका ब्रेन हेमरेज भी होगा, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो कुल मिलाकर के यही होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये ध्यान समझना होगा कि 72 से 75 बार से 60 से 65 हो गया, लेकिन अगर इससे भी कम स्थिति आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकार्डिया, क्या बोलते हैं? सॉरी, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और ब्रेडिकार्डिया को हिंदी में हम मंद स्पंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मंद स्पंदन, यानी धीमा होना। और यह भी अल्टीमेटली आपके कार्डियक अरेस्ट का रीजन, कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है, ठीक है। यानी आपकी यहां पर भी डेथ हो सकती है। तो ये कुछ सामान्य बीमारियों की हमने बात किया आपसे, फिर एक बार हम इसको बाद में आपको और समझाएंगे। लेकिन सभी बीमारियों का जो सार संक्षेप है वो समझिएगा, बस केवल इतना, क्या जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, क्या ये कि एक जो कोरोनरी आर्टरी है, हृदय की जो पेशियों को रक्त पहुंचाती है,
इसमें या तो थक्का जम जाता है या इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने से इसका आंतरिक व्यास कम हो जाता है। दोनों ही स्थितियों में या और कोई भी स्थिति होगी तो आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई चाहे कम हो जाए या फिर जो है और किसी पार्ट को रक्त सप्लाई कम हो जाए, इसी से आपका हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मेन चीज इसका प्रिवेंशन क्या लेना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी फैट आपका किसी भी कीमत पर बढ़ने नहीं देना है। अब जो ये तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं, इनका निदान क्या हो सकता है, इनका समाधान क्या होता है, इनकी जांच कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग आपके इसके बाद के वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।